प्रसिद्ध लेखक जिम बुचर ने अमेरिका के बारे में कहा था कि अमेरिका की कूटनीति का विचार एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में सैंडविच के साथ ये पूछना है कि आप क्या पसंद करेंगे। हालिया इजराइल हमास युद्ध के आलोक में ये बात सच नजर आती है, जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट के लगभग सभी स्वर गाजा के अल अहली अरब बैप्टिस्ट अस्पताल पर हुए हमले का जिम्मेदार इजराइल को मान रहे हैं और गाजा पट्टी के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शा रहे हैं, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल जाकर इस हमले में इजरायली सेना का हाथ होने की बात से इनकार कर देते हैं। साथ ही अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को भी वीटो करता है जिसमें सहायता वितरण की अनुमति देने के लिए मानवीय युद्ध विराम का आह्वान किया गया था और नागरिकों के खिलाफ हिंसा और आतंकवाद की निंदा की गई थी। ऐसे में फिलिस्तीनियों की पीड़ा के प्रति अमेरिका के उदासीन रवैये और इजराइल के लिए बिना शर्त सुरक्षा सहायता के अमेरिकी आश्वासन ने मिडिल ईस्ट देशों में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा भड़का दिया है। अमेरिका के खिलाफ इन देशों में गुस्से का आलम यह है कि बहरीन में लोग अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि बहरीन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है, तो वहीं जॉर्डन ने अपने यहाँ होने वाले सम्मेलन को कैंसिल कर दिया है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति भी शामिल होने वाले थे। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट देशों से इस बिगड़ते रिश्ते का असर क्या होगा। क्या इससे मिडिल ईस्ट देशों में अमेरिका का दबदबा कमजोर होगा और क्या इस कमजोर होते दबदबे का फायदा चीन उठाएगा? तो आज की चर्चा में हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अमेरिका इजराइल के रिश्तों का इतिहास जरा समझ लेते हैं। दरअसल अमेरिका से इजराइल के संबंधों की शुरुआत होती है वर्ष 1948 से, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने इजराइल के निर्माण के साथ ही इसे मान्यता दे दी थी। बाद में 1967 के 6 डे वॉर के बाद से इजराइल और अमेरिका के संबंधों में और नजदीकी आई। इस दौरान अमेरिका ने न केवल इजराइल को हथियार बेचे, बल्कि वहां पर विकास प्रयासों को समर्थन देने के लिए बाजार से कम दरों पर अमेरिकी बैंकों से उधार लेने की इजाजत भी दी। 1980 और 90 के दशक में अमेरिका और इजराइल ने हथियारों के अनुसंधान, विकास और उत्पादन पर सहयोग करना शुरू किया। 1999 में इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच स्थायी शांति को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने सालाना अरबों रुपए खर्च करने शुरू कर दिए। 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद उस पैसे ने इजराइल की निगरानी तकनीक और सिग्नल इंटेलिजेंस में प्रगति को बढ़ावा देने में मदद की, जो 2000 के दशक तक लगभग अमेरिकी टक्कर का हो गया। इन्हीं प्रयासों के साथ वर्ष 2011 में इजराइल ने आयरन डोम को अपनी रक्षा उपकरणों में शामिल कर लिया, जो आज भी विश्व की सबसे अच्छी रक्षा प्रणाली में से एक है। और इजराइल की इस उच्च तकनीकी क्षमता का आलम आज ये है कि इजराइल की उन्नत तकनीक क्षमताओं ने अमेरिका को भी उसके सैन्य उपकरणों पर बहुत हद तक निर्भर बना दिया है। इसके अलावा अमेरिका इजराइल के संबंधों की गहराई को हम यूं भी समझ सकते हैं कि वर्तमान में इजराइल को 2019 में हस्ताक्षरित एक ज्ञापन के तहत अमेरिका से सालाना $3.8 बिलियन की सैन्य सहायता मिलती है। ये 2022 में इजराइल के कुल सैन्य बजट का लगभग 16% था। तो 75 वर्षों की इस नजदीकी का ही असर है कि एक बार फिर अमेरिकी प्रशासन ने लगभग पूरे मिडिल ईस्ट को अपने सबसे प्रमुख सहयोगी पर हमला करने के खिलाफ न केवल चेतावनी दी है, बल्कि इजराइल की सहायता के लिए अपने विमान वाहक भी तैनात कर दिए हैं। अमेरिका ने तनाव कम करने या युद्ध विराम के अरब आह्वान को न केवल खारिज कर दिया, बल्कि अरबों और फिलिस्तीनी प्राधिकरण से हमास की स्पष्ट रूप से निंदा करने की भी मांग की, जिसे बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात को छोड़कर अधिकांश देशों ने नहीं माना। ऐसे में मिडिल ईस्ट देशों को अमेरिका ने अपने खिलाफ खड़ा कर लिया है। तो वहीं गाजा अस्पताल पर हमले के बाद स्थिति और भी बिगड़ती नजर आ रही है। हालांकि अमेरिका ने इजराइल को 11 दिनों की कुल नाकाबंदी के बाद भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति के लिए मिस्र गाजा सीमा को खोलने की अनुमति देने पर तैयार कर लिया है, लेकिन इससे दूसरे देशों में अमेरिका के प्रति ज्यादा समर्थन दिखता नजर नहीं आ रहा। हालांकि इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 6 देशों यानी मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को में से किसी ने भी अब तक इजराइल से अपने राजनयिकों को बुलाने का आदेश देकर अमेरिका से सीधे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं की है। लेकिन फिर भी स्थिति अमेरिका के खिलाफ बनती नजर आ रही है और इसे और हवा दी है ईरान ने।
दरअसल ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इराक, कतर, लेबनान और सीरिया जैसे देशों की यात्रा कर फिलिस्तीनियों के प्रति समर्थन जुटाने का काम किया है। तो वहीं गाजा अस्पताल पर हुए हमले ने लगभग समस्त विश्व में फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति की एक लहर दौड़ा दी है। इस हमले ने सऊदी अरब और इजराइल के बीच सामान्य होते रिश्तों को गहरा धक्का दिया है। तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की मौजूदगी में मिस्र का स्वतंत्र फिलिस्तीन की मांग करना ये दर्शाता है कि मिडिल ईस्ट में इस हमले ने हवा का रुख बदल दिया है। इसके साथ ही जॉर्डन में होने वाले सम्मेलन के रद्द होने से भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका की भूमिका सीमित हुई है। विश्लेषक इसे अमेरिका की बड़ी रणनीतिक हार मान रहे हैं। अमेरिका की इस हार के साथ ही मध्य पूर्वी क्षेत्र में चीन ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। चीन ने मध्य पूर्व में स्थिरता लाने के लिए मिस्र के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो वहीं स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य को अपना समर्थन देकर उसने इस्लामिक देशों में अपना कद भी बढ़ा लिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल के खिलाफ लाए गए रूसी प्रस्ताव का भी चीन ने समर्थन कर मिडिल ईस्ट देशों को अपने पाले में करने में सफलता हासिल की है। हालांकि इसमें उसकी कितनी जीत होगी ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के बेल्ट एंड रोड वैश्विक शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस सम्मेलन का आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया था और इसमें BRI को आगे बढ़ाने के लिए 8 सूत्री योजना बनाई गई, जिसमें छोटी परियोजनाओं, हरित विकास और निर्माण को बढ़ावा देना शामिल है। इसका उद्देश्य चीनी सामानों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए रेल, सड़क और बंदरगाह बुनियादी ढांचे का विकास करना है। विकास को बढ़ावा देने के मामले में कई देशों में BRI की व्यापक रूप से सराहना की गई, जबकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और भ्रष्टाचार को लेकर इसकी आलोचना भी की गई है। अमेरिका ने ब्रुसेल्स में 2 दिवसीय बैठक में यूक्रेन के समर्थन में नए सैन्य सहायता पैकेज का अनावरण किया है। इस पैकेज में अमेरिका यूक्रेन को वायु रक्षा, रॉकेट और गोला बारूद सहित $200 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा। सरकारी शटडाउन से बचने के लिए कांग्रेस ने नई फंडिंग को हटाने के बाद ये पहला पैकेज निर्धारित किया है। गौरतलब है कि रूस के आक्रमण के बाद अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $44 बिलियन की सैन्य सहायता प्रदान की है। इसमें टैंक, रॉकेट और गोला बारूद शामिल है। बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अतिरिक्त समर्थन के लिए सहयोगियों से आग्रह किया है और उन्नत वायु रक्षा क्षमताओं के महत्व पर भी जोर दिया है। इसके अलावा इस बैठक में सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें फिनलैंड और एस्टोनिया को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन और दूर संचार केबल में हुई क्षति को भी शामिल किया गया है। अमेरिका की रणनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कांग्रेस आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका को चीन और रूस के साथ युद्ध की संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए अमेरिका को अपने सैन्य आधुनिकीकरण पर जोर देना होगा। आयोग ने कहा कि वॉशिंगटन को परमाणु हथियार आधुनिकीकरण कार्यक्रम को तत्काल निष्पादित करने की जरूरत है, जिसे 2010 में शुरू किया गया था। सभी हथियार, परमाणु वितरण प्रणाली, नियंत्रण और संचार को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना का विस्तार किया जाना चाहिए। इसमें एशिया और यूरोप में अधिक सामरिक परमाणु हथियार तैनात करना, कोलंबिया श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों का उत्पादन और AI जैसी उभरती हुई तकनीक का बेहतर उपयोग भी शामिल है। इसके अलावा रिपोर्ट में अमेरिका और उसके सहयोगियों की पारंपरिक ताकतों को बढ़ाने का भी आह्वान किया गया है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। इजराइल हमास युद्ध ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रभाव को कम कर दिया है और चीन के लिए नए दरवाजे खोले हैं। इस कथन का विश्लेषण कीजिए।